हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आपको पिछली कक्षा में बताया गया था कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इस पे आधारित थे। श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन के अतिरिक्त जो हमने टॉपिक पढ़ा था, जैसे जूल का तापीय नियम, और इसके अलावा हमने विद्युत शक्ति का एक चैप्टर पढ़ा था। तो विद्युत शक्ति पे आधारित आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए गए थे। इसके अतिरिक्त हमने जूल के तापीय नियम को जब पढ़ा था तो उसमें जूल का तापीय नियम किसे कहते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें हम किस प्रकार उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, ये आपको नहीं बताया गया था। जूल का तापन नियम क्या होता है, उसके लिए जो सूत्र होता है व्युत्पत्ति करने का, तो वहाँ तक हम पहुँचे थे। और उसके लिए आपको बताया गया था H = I² RT, ये जूल का तापन नियम होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले 1 नंबर का कि जूल का तापन नियम क्या होता है लिखिए, तो आप उसको लिख देंगे H = I² RT। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको वापस बता देता हूँ और फिर हम पढ़ेंगे जूल का तापन नियम किसे कहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको उत्तर किस तरह से देना होगा। जूल का तापन नियम क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो बता रहे हैं आपको कि किसी भी चालक पदार्थ में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात वह चालक पदार्थ गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय अथवा तापीय प्रभाव कहते हैं। और जूल का जो तापन नियम होता है वो होता है H = I² RT। यहाँ पे H क्या है, किसी भी विद्युत स्रोत में जितनी शक्ति निवेशित की जाती है तो वो जब ऊष्मा में परिणित हो जाती है तो वो उसका मान है H = P, और या फिर ये H जो है वो W के इक्वल भी होती है। यहाँ पे W के इक्वल H का मान होता है, और इसका अर्थ ये होता है कि जितनी शक्ति हम निवेशित करेंगे किसी स्रोत के साथ, तो उसके बदले में हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, और ये जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है W = H। कल जो सूत्र आपको बताया गया था व्युत्पत्ति करने वाला, तो उसमें एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है तो W = VIT होता है, परंतु हमने W को हटाकर उसकी जगह पे H रखा था। तो वो इसीलिए रखा था क्योंकि किसी भी स्रोत के अंदर या उसके साथ जो निवेशित शक्ति होती है उसका मान किए गए कार्य के इक्वल होता है, और वो जो कार्य होता है वो ऊष्मा भी हो सकती है। समझ गए। तो जूल का तापन नियम जो है वो किसे कहते हैं, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये तो पता ही है कि जूल का तापन नियम H = I² RT लिखा जाता है। अब इसी से हम इसको शब्दों में लिखेंगे। किसी स्रोत द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का मान, फिर इसमें पहला पॉइंट होगा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। I², यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, H समानुपाती I²। इस हिसाब से हमने ये लाइन लिखी है कि किसी स्रोत द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का जो मान है वो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें R, उसके प्रतिरोध के
समानुपाती होता है। और तीसरा है इसमें T, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समय के समानुपाती होता है। यानी जो धारा प्रवाहित इसमें हो रही है वो कितने समय तक प्रवाहित हो रही है उस समय के समानुपाती होता है। इसके लिए हम क्या लिख देंगे, H समानुपाती R लिखेंगे, और इसके लिए क्या लिखेंगे, H समानुपाती स्मॉल t लिखेंगे। तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। उपरोक्त तीनों समीकरण जूल के तापन नियम को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात एक साथ अगर हम लिखें तो इसके लिए लिखेंगे H = I²RT। तो जूल का तापन नियम एक साथ अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिखा जाएगा। बाकी ये चीज़ है क्या, कौन किसके समानुपाती होता है, इसको लिखना ही जूल का तापन नियम कहलाता है। तो ये 3 पॉइंट्स इसमें हमें बताने पड़ेंगे। एक बार इसको देख लीजिए वापस। किसी भी स्रोत में जब शक्ति निवेशित की जाती है तो उसके द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, और किसी स्रोत के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का जो मान है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, उस स्रोत में जो धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं उसके वर्ग के समानुपाती होती है। उस ऊष्मा का मान जो है वो उस स्रोत के प्रतिरोध के समानुपाती होता है, और उस ऊष्मा का जो मान है वो उसमें I मान की धारा कितने समय तक के लिए प्रवाहित की गई है उस समय के समानुपाती होता है। अर्थात H = I²RT, ये इसमें जूल का तापन नियम कहलाता है। अभी देखिए H = I²RT जो आपने देखा है उस पर आधारित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसमें। तो किस तरह से होगा ये क्वेश्चन देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। H का मान हमें पूछ ले और I का मान दे दे। जैसे I का मान लीजिए 100 एम्पियर हो गया, और सूत्र होता है इसका I²RT। R का मान लीजिए 10 ओम, और स्मॉल t जो है उसका मान लीजिए 1 घंटा, और H का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। समझ गए? कोई विद्युत स्रोत है उसमें हम 100 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और उसका प्रतिरोध कितना है 10 ओम, और कितने समय के लिए धारा उसमें प्रवाहित की जाती है 1 घंटे के लिए। तो उस स्रोत के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का मान परिकलित कीजिए। ऐसा अगर क्वेश्चन हो तो उसका आंसर किस तरह से निकालेंगे, इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। H = I का मान कितना है वहाँ पे 100 स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। और R का मान कितना है यहाँ पे 10, और T का मान कितना है 3600। इसको सेकंड में बदल के लिखना पड़ेगा। सीधा अगर सेकंड में मान दे रखा है तो सीधा लिख देंगे, और नहीं तो चेंज करेंगे। और फिर इसके बाद में
ये 3600 हो गए, और इसके बाद में 2 और 2 4 और एक 5 जीरो और हो गए। समझ गए? ये 3600 और इसके बाद 2 और 2 4 और एक 5, तो 2 2 4 और एक 5, ये इसमें आया है। एच का मतलब क्या होता है? ऊष्मा, और ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा। तो इसका मात्रक जो है वो क्या होगा? जो ऊर्जा का मात्रक होगा, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? जूल लिखेंगे। और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंकों के पहले पॉइंट लगा रहे हैं हम, तो 10 की घात 8 जूल इसको लिखा जा सकता है। एच का मान जो आएगा फाइनली वो आएगा ये। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो इसमें पूछे जा सकते हैं, जिसमें एच का मान पूछ ले। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें आई का मान पूछा जा सकता है, आर का मान पूछा जा सकता है, या फिर टी का मान भी पूछा जा सकता है। तो क्या कर लेंगे? सूत्र को चेंज करके, पक्षांतरण करके नया सूत्र बना लेंगे, और जिस राशि का मान पूछा है उसका जो उत्तर है वो इसमें निकाल लेंगे। विद्युत शक्ति के पश्चात अब जो अपना टॉपिक इसमें रह गया है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसे हमने पढ़ा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, उसी तरह से आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। तो चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यही क्या कहलाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित कुछ युक्तियाँ होती है। आपने छड़ चुंबक को देखा होगा। छड़ चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमें कौन बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को देखा जा सकता है? नहीं, केवल उसको महसूस किया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक छड़ चुंबक है और इस छड़ चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। कैसे पता चलेगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से। तो क्षेत्रीय रेखाएं जो होती है वो दिखती है क्या? नहीं दिखती।
तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्षेत्र रेखाएं हैं? इसके लिए हमें इसके चारों तरफ लोहे का बुरादा डालना पड़ेगा और लोहे का बुरादा डाल के किसी कार्डबोर्ड पे पहले छड़ चुंबक को रोक दिया जाता है, उसके बाद में लोहे का बुरादा उसके चारों तरफ फैला दिया जाता है। फिर उसको हिलाएंगे, थपथपाएंगे, जिससे हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ ऐसे आधे सर्कल बन जाते हैं, आधे वृत्त बन जाते हैं। और ये वृत्त जो है वो छोटे वृत्त होते हैं, बड़े वृत्त होते हैं और उससे भी बड़े वृत्त होते हैं। ये वृत्त किसको बताएंगे? ये वृत्त बताएंगे इसके चारों तरफ ऐसे और नीचे और ऊपर दोनों की तरफ छोटे बड़े सर्किल बन जाते हैं, जो किसको बताते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को। और जहाँ तक ये सर्किल बने हुए हैं वहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक का जो प्रभाव है वो तीव्रता, जिसको हम कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो चुंबक के पास अधिक रहेगी और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो कम होते जाएंगे। यानी बड़े वृत्त जहाँ पे बन रहे हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है और छोटे वृत्त जहाँ पे बन रहे होते हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो होता है ऑर्स्टेड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? ऑर्स्टेड, ये इसका मात्रक है। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो ये रहा छड़ चुंबक। ये इसका N सिरा है, ये इसका S सिरा है। किसी भी छड़ चुंबक में या किसी भी चुंबक में दो सिरे होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, जिसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव को N और दक्षिण ध्रुव को S कहा जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसमें जो क्षेत्र रेखाएं होती है उनकी डायरेक्शन किस दिशा से किस दिशा की ओर रहेगी? चुंबक के बाहर इसकी डायरेक्शन N से S की ओर रहेगी और चुंबक के भीतर क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो S से N की तरफ रहती है। तो ये किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे इसको देखिए। N से S बताया था आपको कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो चुंबक के बाहर N से S की ओर रहेगी, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर रहेगी। ये डायरेक्शन रहेगी, ये इसकी दिशा रहेगी। और चुंबक के भीतर इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? S से N, यानी इधर से प्रवेश करते हुए और इधर से बाहर निकलते हुए ये S to N रहेगी। तो यह है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए ये आया नाम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, तो इसकी क्या परिभाषा जो है वो होती है। एक बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, जब ये चित्र बनाएं तो डायरेक्शन सही होनी चाहिए आपको। चुंबक के बाहर इसकी जो डायरेक्शन है वो N to S ही होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरा, चुंबक के भीतर S से N इधर से आते हुए इधर से जाते हुए दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त आपको
ये चित्र बनाते समय किसी भी रेखा को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए नहीं दिखाना है, एक दूसरे को काटते हुए नहीं दिखाना है। एक क्वेश्चन ये भी आता है इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं कर सकती। तो इसका उत्तर होगा कि यदि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उस जगह पे यदि हम चुंबकीय सुई को लेके जाएं तो वो एक ही समय में दो विक्षेप दर्शाएगी और ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये इसका आंसर है। तो काटते हुए किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आपको यहाँ पे प्रदर्शित नहीं करना है, नहीं तो आपका ये डायग्राम गलत हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषाएं जो है वो क्या होगी? एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो इन दोनों की परिभाषाएं क्या होंगी ये आपको बता रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपना प्रभाव दिखा सके, अर्थात इस क्षेत्र में किसी लोहे की वस्तु पर आरोपित बल चुंबकीय बल कहलाता है, जो कि इस क्षेत्र में संसूचित किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपना प्रभाव दिखा सके, अर्थात इस क्षेत्र में किसी लोहे की वस्तु पर आरोपित बल चुंबकीय बल कहलाता है, जो कि इस क्षेत्र में संसूचित किया जा सकता है। तो चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल को संसूचित किया जा सके वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। और क्षेत्र रेखाएं किसे कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी चुंबक के चारों ओर स्थित वह काल्पनिक रेखाएं
जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं